हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हमारी आज नई यूनिट स्टार्ट हो रही है और वो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इसकी फर्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संसार का जनसंख्या घनत्व, वितरण और उसके कारण। फ्रेंड्स, हमारा जो भी स्टेट का न्यू सिलेबस आया ना, उसके अकॉर्डिंग एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी का जो यहाँ से नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जनसंख्या का वितरण क्या होता है। देखिए, कितने क्षेत्रफल पर जो जनसंख्या है उसका बसाव है, वही है जनसंख्या का वितरण। कि मान लो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जितनी जनसंख्या निवास करती है ना, वो उस जनसंख्या का वितरण है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो विश्व की टोटल 90% जनसंख्या है वो तो केवल 10% क्षेत्रफल पर निवास करती है। क्या है विश्व की टोटल 90% जनसंख्या टोटल एरिया के 10% क्षेत्रफल पर ही निवास करती है। आगे देखते हैं हम जनसंख्या का वितरण। जो जनसंख्या का वितरण है ना, उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं, ये है अक्षांशों के आधार पर जनसंख्या का वितरण। देखो, सबसे पहले ना ये डायग्राम देख लीजिए, इसी से ही समझ में आ जाएगा। सबसे जो 0 डिग्री इक्वेटर है ना, सबसे पहले ये देखिए आप, इक्वेटर से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच केवल और केवल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 10% जो भाग है वो निवास करता है। हमारे विश्व की केवल 10% जनसंख्या जो है वो उत्तरी गोलार्धों में 20 डिग्री से 40 डिग्री 0 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। 0 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच केवल और केवल 10% जो जनसंख्या है ना वो निवास करती है टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। आगे है 20 से जो 40 डिग्री अक्षांश हैं, वहाँ पे विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, जो कि 50% से भी अधिक जनसंख्या है ना वो निवास करती है 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच। फिर उससे आगे है 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो वहाँ पे विश्व की टोटल 30% जनसंख्या निवास करती है। फिर नेक्स्ट है जो कि 60 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वहाँ पे टोटल विश्व की जनसंख्या का केवल और केवल 1% ही पाया जाता है। ठीक है, आगे है फ्रेंड्स ये 0 डिग्री इक्वेटर से दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध में केवल 10% जनसंख्या है ना विश्व की, वही निवास करती है। तो ये है अक्षांशों के आधार पर जनसंख्या का वितरण। और ये हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, ये पढ़ लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या और दक्षिणी गोलार्ध में केवल 10% जनसंख्या ही निवास करती है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। फिर अलग अलग दे देंगे, 10, 20, 50, 30 इस तरह से। तो आपको 10 को टिक करना है। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेंगे कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है वो कितने अक्षांशों के बीच पाई जाती है। तो वो है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या, जो कि 50% से भी अधिक है। दूसरे नंबर पे पाई जाती है 30% जनसंख्या 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच। और फिर है 60 से उत्तरी अक्षांशों में सबसे कम जनसंख्या कितने से कितने डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। वो है 60 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच केवल 1% जनसंख्या पाई जाती है। आगे है विश्व की जनसंख्या का 80% भाग है वो 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? देखो, हमने अभी अभी पढ़ाई डायग्राम में देखा था कि 20 से और 60 डिग्री के बीच, 20 से 40 था 50 और 40 से 60 डिग्री तक थी 30%। तो 50 + 30 होगी टोटल 80% जनसंख्या होगी 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच। नेक्स्ट पॉइंट हमारा विकासशील व विकसित देशों के आधार पर जनसंख्या का वितरण। विकासशील और विकसित देशों में किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण है वो देखिए आप। देखो, जो विकासशील जो क्षेत्र हैं, विकासशील जो देश हैं, वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है ना जो पूरे वर्ल्ड की, उसका 3/4% पाया जाता है, यानी कि 75%। 3/4 जो पार्ट है, यानी कि 75% जो जनसंख्या ना वो विकासशील देशों में पाई जाती है वर्ल्ड की। आगे है इसका एग्जाम्पल देखिए, एशिया में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में। ये कैसे देश हैं? ये विकासशील देश हैं यहाँ पे। तो इनमें सबसे अधिक जो पॉपुलेशन है वो पाई जाती है। आगे है विकसित देशों में जो है विश्व की जो 3/4 तो विकासशील में थी, तो बची हुई है वो 1/4, वो कहाँ है? वो विकसित देशों में ही है। इसका एग्जाम्पल देखिए, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और रूस। यहाँ पे पाई जाती है विश्व की 25% जो जनसंख्या है वो पाई जाती है। तो क्या है, सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो
कहाँ पे है, वो है विकासशील देशों में। आगे देखिए, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देख लेना। देखो, विकासशील देशों की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। मेन पॉइंट है ये। क्यों बढ़ रही है भाई? ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो विकासशील देश है ना, वो जनांकीय संक्रमण की कौन सी स्टेज पर है, वो है दूसरी स्टेज पर। जो जनांकीय संक्रमण की दूसरी स्टेज होती है, उसमें क्या होता है, मृत्यु दर भी कम होती है और जन्म दर जो है वो अधिक होती है। तो मृत्यु दर तो कम होगी, यानी कि जो पॉपुलेशन है उनमें ये आदमी है वो कम मर रहे हैं और जन्म अधिक ले रहे हैं। जन्म अधिक लेंगे और पहले से भी अधिक है, तो जो घनत्व है वो तो बढ़ेगा ना। तो इसीलिए ही जो विकासशील देश हैं उनका जो जनांकीय संक्रमण की स्टेज है वो सेकंड होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है वो भी अधिक है और निरंतर जो जनसंख्या वो बढ़ भी रही है। आगे देखिए, विकसित देशों में जनांकीय संक्रमण की लास्ट स्टेज पर है ये। लास्ट स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे लास्ट स्टेज में आके और जनसंख्या जो है ना वो स्थायी हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि विकसित देश जो हैं वहाँ पे जो जनसंख्या वो कैसी है, ये जो जनसंख्या है वो स्थायी है या फिर निरंतर बढ़ रही है, निरंतर घट रही है, कौन सी स्टेज है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। आगे देखिए, जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग महाद्वीपों की रैंक दे रखी है, ये 2011 के अनुसार जो आंकड़े हैं वो दिए हैं कि जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा देश, कौन सा महाद्वीप है वो पहले नंबर पे है, कौन सा दूसरे पे, इस तरह से है वो। देखो, सबसे पहले है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 59.7% पॉपुलेशन पाई जाती है, यानी कि लगभग 60% जो जनसंख्या है ना पूरे विश्व की वो अकेले एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप में है टोटल 14.78%, यूरोप में है 10.8%, नॉर्थ अमेरिका में है 8.4%, साउथ अमेरिका में है 5.8% और ऑस्ट्रेलिया यानी ओशेनिया में है 0.57%। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो सबसे अधिक पॉपुलेशन है वो कौन से महाद्वीप में पाई जाती है वर्ल्ड की, वो है एशिया महाद्वीप में। और सबसे कम कहाँ है, ये है अंटार्कटिका में। अगर मान लो ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया दिया हो तो आप ऑस्ट्रेलिया को टिक कर देना, या फिर सीक्वेंस में लगाना भी पूछ लेते हैं ये। आगे देखते हैं, देशों में जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग, यानी कि 2011 के अकॉर्डिंग कौन सा देश था जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या थी, फिर इसी तरह टॉप 10 दे रखे हैं वो पढ़ते हैं हम। सबसे पहला है चीन। चीन में थी 2011 में 134.96 करोड़, यानी कि सबसे अधिक पॉपुलेशन थी चाइना में 2011 में। और अब कहाँ हो गई है, अब इंडिया में हो गई है। इंडिया आ गया अब पहले नंबर पे पॉपुलेशन में, और 2011 में इंडिया में थी 121.01 करोड़, यानी कि 121.01 करोड़ पॉपुलेशन थी इंडिया में 2011 में। और अब हो गई है भारत की चीन से ज़्यादा। आगे है अमेरिका। अमेरिका में 2011 में थी 31.67 करोड़, इंडोनेशिया में थी 25.17 करोड़, ब्राज़ील में थी 2011 में 20.10 करोड़, पाकिस्तान में थी 19.33 करोड़, नाइजीरिया में थी 17.45 करोड़। आगे देखिए, जो ये देश हैं इनमें टोटल जो जनसंख्या विश्व की वो कितनी कितनी निवास करती है, आगे ये दिया है। देखिए, चीन में है विश्व की टोटल 19.27% जनसंख्या, भारत में है 17.32, ये 2011 के अकॉर्डिंग है। अब तो भारत में चीन से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका में 2011 में थी 4.53% जनसंख्या टोटल वर्ल्ड की है ये। इंडोनेशिया में थी 3.59%, ब्राज़ील में थी 2.87%, पाकिस्तान में थी 2.76%, नाइजीरिया में थी 2.03%। और इसके नाइजीरिया के बाद नंबर आता है रूस का, फिर बांग्लादेश का, फिर जापान का। तो क्या है ये, इसमें ना इस तरह दे रखा है कि जो 2011 में विश्व की टोटल जो पॉपुलेशन थी कौन से देश में सबसे अधिक थी, ये टॉप 10 देश हैं। तो सबसे पहले चीन में थी, फिर भारत में, फिर अमेरिका, देन इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, रूस, बांग्लादेश और जापान, इस तरह से थे ये। आगे देखते हैं, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में विश्व की कुल जनसंख्या का जो 59% जनसंख्या है वो निवास करती है। तो हमने जो अभी जो 10 देश पढ़े हैं ना, उनमें टोटल जो विश्व की जनसंख्या है उसका 59% इन 10 देशों में ही है, यानी कि लगभग 60% जनसंख्या केवल 10 देशों में निवास करती है। और वो 10 देश कौन से हैं, चीन,
भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, रूस, बांग्लादेश और जापान। अब एक चीज़ और देखिए, जो ये 10 देश है ना, इनमें 6 देश तो अकेले एशिया महाद्वीप के हैं। 6 देश कौन से हैं देखो, चीन, भारत और इंडोनेशिया, बांग्लादेश और ये पाकिस्तान, कितने हो गए, हाँ ये ब्राज़ील, ये टोटल 6 देश तो है ना एशिया के ही हैं, जो कि इन 10 देशों में आते हैं, जिनमें टोटल 59% जनसंख्या है 10 देशों में, उसमें 6 देश अकेले एशिया महाद्वीप के हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है कि सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ है, एशिया महाद्वीप में है। या फिर ऐसे आ जाए, अब क्वेश्चन ऐसे आए कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जो पॉपुलेशन है कौन से देश में है, अब है फिलहाल इंडिया में, 2011 में थी चाइना में। आगे देखिए, विश्व की जनसंख्या का केवल 37% एशिया के 2 देशों में है, और वो एशिया के 2 देश कौन से हैं, एशिया के 2 देश हैं भारत और चाइना। भारत और चाइना में 2011 में टोटल 37% थी एशिया के, ये 2 देश है ना, इनमें विश्व की टोटल जनसंख्या का 37% जनसंख्या निवास कर रही थी, और कितनी थी वो, 256 करोड़ के लगभग थी। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे है, विश्व के किस महाद्वीप में जन्म और मृत्यु दोनों ही दर सर्वाधिक है, यानी कि जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ये है अफ्रीका महाद्वीप। जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे जन्म भी अधिक लेते हैं और यहाँ पे मृत्यु दर भी अधिक है। आगे देखते हैं, घनत्व, जो जनसंख्या घनत्व है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है ना, वो होती है घनत्व, यानी कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या है, वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। यहाँ देखिए, किसी भी देश की जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच जो अनुपातिक संबंध होता है ना, वो व्यक्त होता है, उसको कहते हैं घनत्व। और जनसंख्या घनत्व के 3 प्रकार हैं। पहला है अंक गणितीय घनत्व या फिर गणितीय घनत्व। ये कैसे निकालते हैं, कोई भी एरिया है, वहाँ की टोटल पॉपुलेशन और टोटल जो एरिया होता है ना, उस पॉपुलेशन की संख्या को एरिया से हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल होता है। ये सूत्र है गणितीय घनत्व का। इसमें क्या होता है कि हम है ना, जो गणितीय घनत्व होता है, इसमें हम पूरे के पूरे एरिया का, ये मान लो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरे एरिया पे तो पॉपुलेशन निवास नहीं करती, मान लो कहीं पे पर्वत पहाड़ आ गए, कहीं पे तालाब, नदियाँ, समुद्र है, तो हम उसको भी ले लेते हैं। जहाँ पे जिस एरिया पे पॉपुलेशन नहीं रह रही है ना, हम उसको भी काउंट कर लेते हैं। इसीलिए ये ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता है, लेकिन जो ये वैज्ञानिक है ना, वो गणितीय घनत्व का फिर भी यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्या था इसका, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, किसका फॉर्मूला है, ये है अंक गणितीय घनत्व का। आगे देखते हैं, कायिक पोषक घनत्व, कायिक घनत्व या फिर पोषक घनत्व। इसमें क्या होता है, इसमें ना ये कृषि से रिलेटेड होता है कि किसी भी क्षेत्रफल में मान लो टोटल जो एरिया है वहाँ की कुल जनसंख्या और बटे कुल जो कृषि योग्य जो क्षेत्र होता है ना, वो, यानी कि कोई भी एरिया है उस पर जितनी भी पॉपुलेशन रह रही है, वो पॉपुलेशन और नीचे जो भी एग्रीकल्चर लैंड का जो टोटल एरिया है, वो उसको हम पॉपुलेशन को हम उस एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से निकलेगा कायिक पोषक घनत्व। आगे है, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव देख लेते हैं। इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या है कि इसमें पूरे देश का निकालते समय अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं, मान लो ये पूरा का पूरा एक देश है, इसमें हम कुल कृषि योग्य जो भूमि है उसका निकालना चाह रहे हैं, तो क्या है कि पूरा देश है ये, इसमें पूरे देश में ही थोड़ी ना कृषि होती है, कहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया है, कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे पहाड़ वगैरह हैं, समुद्र हैं। तो हम क्या करते हैं, पूरा देश का निकालने के लिए पूरे देश का जो भी हमारा वो होता है क्षेत्रफल होता है ना, उसको ले लेते हैं हम। लेकिन ये पूरे देश के अंदर जो कृषि है वो नहीं होती है, इसलिए ये भी ज़्यादा शुद्ध नहीं निकल पाता है। अब है इसका जो पॉजिटिव है वो क्या है कि केवल कृषि क्षेत्रफल का घनत्व हम जब निकालते हैं ना, ये हेल्पफुल होता है। मान लो किसी छोटे एरिया पर जो पॉपुलेशन रह रही है और जो वो कृषि कार्य में लगी हुई होती है ना, तो उसका घनत्व निकालते हैं, तब ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है। आगे देखते हैं, कृषिगत घनत्व। कृषिगत घनत्व में क्या होता है कि जो कृषि में लगी जनसंख्या है वो, और उसकी जो संख्या उसको हम डिवाइड करते हैं कृषि योग्य जो क्षेत्र होता है उससे, यानी कि जो भी टोटल पॉपुलेशन लगी हुई है कृषि योग्य कार्यों में, वो
और जो कृषि योग्य भूमि है ना उसमें उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल जनसंख्या को, जो कृषि योग्य क्षेत्र होता है ना उससे। तो इससे हम निकालते हैं कृषिगत घनत्व। फिर से देख लेते हैं ये तीनों। पहला था फ्रेंड्स अंकगणितीय घनत्व, इसमें हम कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट था हमारा कायिक घनत्व या पोषक घनत्व। कायिक घनत्व में किसी भी क्षेत्रफल की जो कुल पॉपुलेशन होती है ना उस क्षेत्र की, उसको हम डिवाइड करते हैं कुल कृषि योग्य क्षेत्र से। ये है कायिक घनत्व। आगे है कृषिगत घनत्व। जो कृषिगत घनत्व होता है उसमें और कायिक घनत्व में ये फर्क होता है कि कायिक घनत्व में तो था जो टोटल पॉपुलेशन थी वो डिवाइड था, उसके नीचे हमने क्या डिवाइड किया था, जो कुल कृषि योग्य क्षेत्र था वो। लेकिन जो कृषिगत घनत्व है ना उसमें जो पॉपुलेशन जो कृषि कार्यों में लगी होती है ना उसको हम डिवाइड करते हैं जो कृषि योग्य टोटल क्षेत्र है उससे। आगे देखते हैं विश्व का जनसंख्या घनत्व। विश्व का जनसंख्या घनत्व क्या है? विश्व की जो 50% जो जनसंख्या है ना वो केवल और केवल 5% एरिया पर रहती है, और जो बची जो 50% है वो टोटल 60% में बिखरी हुई है। आगे देखते हैं जो वितरण के आधार पर जो जनसंख्या है उसको हमने 3 भागों में बांटा है, सघन और मध्य और निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। सघन जनसंख्या यानी कि जहाँ पे अधिक जनसंख्या रहती है, अधिक जनसंख्या घनत्व है वो वाले क्षेत्र। वह क्षेत्र जिसमें अधिक जनसंख्या घनत्व है उनको कहते हैं हम सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। देखिए पहला है सघन जनसंख्या में मानसून एशिया। इसमें कौन सा क्षेत्र आता है? दक्षिण पूर्वी चीन, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, जापान और सिंगापुर, ये वाले जो देश हैं ये आते हैं मानसून एशिया। यहाँ पे है जो सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे उचित जलवायु है, उचित वर्धन काल है, यानी कि जो कृषि योग्य भूमि है उसके लिए उचित क्षेत्र है यहाँ पे। और जो यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है ना वो 700 से और 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। 700 से लेके और 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग क्षेत्रफल पर जो है वो है मानसून एशिया वाला क्षेत्र जहाँ पे सघन जनसंख्या क्षेत्रफल है। आगे है सिंगापुर में व्यापार अधिक होता है। सिंगापुर में व्यापार अधिक होता है तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे अधिक लोग रहते हैं तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो यहाँ पे कितना है जनसंख्या घनत्व सिंगापुर में? 5000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है ना, ये जनसंख्या घनत्व पाया जाता है सिंगापुर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुक्त व्यापार की बंदरगाहें हैं जहाँ पे जो ये व्यापारी आते हैं और यहाँ पे व्यापार करने के लिए और यहीं पे लोग बस जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो घनत्व है जनसंख्या घनत्व वो अधिक हो जाता है। आगे देखते हैं पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में क्या है? यहाँ पे जो उद्योग धंधे और जो खाने हैं ना ये अधिक है पश्चिमी यूरोप में। तो जो वहाँ पे लोग जाएंगे तो वो वहीं के आसपास के क्षेत्र में रहेंगे, तो जो खानों में काम करेंगे, उद्योगों में काम करेंगे। और दूसरा एक पॉजिटिव कारण हो गया इसका, क्या हो गया? उत्तम जलवायु है यहाँ पे, तो लोगों को रहने के लिए जो दिक्कतें हैं वो भी नहीं आती हैं और वहाँ पे उनको क्या है जॉब्स मिल जाती हैं। इसी वजह से वो वहीं पे बस जाते हैं और जिससे वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो बढ़ गया है। आगे है यूएसए और कनाडा का पूर्वी भाग। यूएसए और कनाडा का जो पूर्वी भाग है ना वहाँ पे भी जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे भी रोजगार के साधन अधिक हैं। देखिए यूरोप से अटलांटिक सागर के लोग यहाँ पर आए थे। कहाँ पे? ये यूएसए और कनाडा के पूर्वी भागों में आए थे और जिसकी वजह से यहाँ पे नगरीकरण हो गया और आर्थिक गतिविधियाँ थी वो बढ़ गई और यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो भी बढ़ गया। तो ये था सघन घनत्व वाले क्षेत्र। अब है विरल या फिर कम जनसंख्या घनत्व। वो कहाँ पे है? ये है जहाँ वह घनत्व जहाँ पे प्रति व्यक्ति वर्ग जो भी किलोमीटर क्षेत्रफल पर रह रहे हैं वो सघन वाले से कम रह रहे हैं। तो इसमें क्या है ये क्या है जो पृथ्वी का 3/4 भाग है ना वो वाला क्षेत्र आता है कम जनसंख्या वाले में। यानी कि 25% जो क्षेत्रफल है हमारी अर्थ का जहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है वो आता है विरल जनसंख्या या फिर कम जनसंख्या वाले में। इनमें कौन से 4 क्षेत्र आते हैं? ये कौन से हैं? पहला है उष्ण मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मरुस्थलीय भाग है जहाँ पे लोगों के जीवन यापन के लिए न तो कृषि वगैरह है, न ही अधिक उद्योग धंधे हैं और न ही उनका जो जलवायु है वो सम है, जिस वजह से वो यहाँ पे बहुत कम लोग रह पाते हैं। तो कौन सा क्षेत्र है वो? अफ्रीका है, जैसे कालाहारी हो गया और अटाकामा हो गया, पेंटागोनिया हो गया, और जो एशिया के जो भी मरुस्थल है ना ये वाला एरिया है यहाँ पे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है।
आगे है अति ठंडे क्षेत्र, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और जो माइनस में टेम्परेचर होता है ना, वो वाले क्षेत्र हैं जो अति ठंडे क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे जो जलवायु है वो हमारे जीवन यापन के लिए ठीक नहीं है, विषम जलवायु है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे लगभग ना के बराबर ही लोग रहते हैं। जैसे ग्रीनलैंड है, कनाडा का कुछ भाग है, साइबेरिया है और अंटार्कटिक महाद्वीप है। ये वाले जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, यानी कि जो टेम्परेचर है ना वो माइनस में चला जाता है। टेम्परेचर माइनस में जाएगा तो बर्फ़ पड़ेगी वहाँ पे, न तो भोजन के लिए अच्छे से सुविधाएं होंगी और न आने जाने के लिए होंगी, न रहने के लिए होंगी, ठंड अधिक होगी, वहाँ पे लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आगे है ठंडे मरुस्थल, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र। जो ठंडे मरुस्थल होंगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी बर्फ़ अधिक पड़ेगी और माइनस में टेम्परेचर होगा। जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे भी बर्फ़ अधिक पड़ेगी या फिर ठंड अधिक होगी, इस वजह से वहाँ पे कम लोग रह पाते हैं। तो वहाँ पे जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो कम होगा। तो देखो भारत में कहाँ है, लेह लद्दाख में है, और ये एशिया में ही है, तकलमाकन जगह। यहाँ पे भी जो है ये जीवन यापन के लिए जो है टेम्परेचर होगा हमारा वो कम है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते और वहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या, ना के बराबर लोग रहते हैं वहाँ पे। ऐसे ही गोबी मरुस्थल में भी है और रॉकीज और एंडीज पर्वतमाला हैं, वहाँ पे भी जो जनसंख्या घनत्व है बहुत ही कम पाया जाता है। आगे है विषुवतीय और सघन वन क्षेत्र। जो विषुवतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या है, जैसे जो अमेजन वन है, जायरे बेसिन वाला क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, ये टेम्परेचर जो है वो ऊंच रहता है और वहाँ की जलवायु अच्छी नहीं है जीवन के लिए, इसलिए वहाँ पे भी जनसंख्या घनत्व है जो वो कम पाया जाता है। आगे है मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। मध्यम जनसंख्या वाले क्या है, जहाँ पे 11 से 50 व्यक्ति प्रति किलोमीटर क्षेत्रफल में लोग रह रहे हैं ना, वो है मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। और जो हमने ये विरल जनसंख्या वाले पढ़े थे ना, वहाँ पे 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर होता है, वो है विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र। ये शायद हमने नहीं पढ़ा था। मध्यम जनसंख्या में कितना है, 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो देखिए एशिया के कुछ देश हैं, जैसे दक्षिणी भारत का एरिया है, चीन का जो पश्चिमी भाग है वो है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, और ऐसे यूरोप में है नॉर्वे, स्वीडन, लातविया, एस्थेनिया, डेनमार्क। यूएसए के जो भाग हैं वो है पश्चिम और मध्य भाग। आगे है दक्षिण गोलार्ध में है अफ्रीका का तटीय भाग, नील नदी का भाग, और जो ब्राज़ील, वेनेजुएला और ऑस्ट्रेलिया का जो तट है वो वाला भाग है, वहाँ पे भी जो जनसंख्या है वो कम रहती है। जो जनसंख्या 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रही है वही है मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। और इनमें एशिया में कौन से देश हैं, भारत का दक्षिणी भाग, चीन का पश्चिमी भाग, कंबोडिया और थाईलैंड। यूरोप का है नॉर्वे, स्वीडन, लातविया, एस्थेनिया और डेनमार्क। यूएसए का पश्चिमी और मध्य भाग। दक्षिणी गोलार्ध है जो उसका है अफ्रीका का तटीय भाग, नील नदी का जो एरिया है वहाँ पे ब्राज़ील, वेनेजुएला और ऑस्ट्रेलिया का तटीय भाग है। यहाँ पे मध्यम जनसंख्या वाला जो एरिया है वो है फ्रेंड्स। ये हमने ये तो पढ़ लिया है कि जो जनसंख्या वितरण है, जो घनत्व है वो कहीं पे अधिक है, कहीं पे मध्यम है, कहीं पे ज़्यादा है, कम है। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इसके लिए कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से कहीं पे तो अधिक जनसंख्या घनत्व है, कहीं पे कम है। इसका क्या कारण है, ये देखो। इसके लिए जो उत्तरदायी कारक हैं वो पढ़ते हैं हम। पहला है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में कौन सा आता है, देखिए सबसे पहले है जल की उपलब्धता। देखिए जल ही तो जीवन होता है, हम सब जानते हैं। जहाँ पे जल होगा वहीं पे क्या होगा, खेती भी होगी, उद्योग धंधे भी होंगे और अधिक से अधिक नगरीकरण भी होगा। पहले जो भी नगरीय सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे ही तो बसी है ना। तो देखो जल की उपलब्धता है तो वहाँ पे कृषि भी अच्छे से हो सकेगी, उद्योग धंधे भी अच्छे से चलेंगे। तो अगर मान लो कृषि अधिक हो रही है या फिर उद्योग धंधे अच्छे से चल रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिक पाया जाएगा। और जहाँ पे जल की उपलब्धता नहीं है या बहुत ही निम्न मात्रा में जल है तो वहाँ पे जनसंख्या जो घनत्व है वो विरल पाया जाएगा। आगे है भू आकृति। भू आकृति यानी कि ये देखो जहाँ पे कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे मैदान पठार हैं, ये वाला एरिया है। तो इस तरह से जहाँ पे पर्वत पहाड़ वगैरह होंगे वहाँ पे तो जनसंख्या घनत्व कम पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ये है ना बर्फ़ वगैरह भी अधिक पड़ती है और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो भी कम होता है और न ही वहाँ पे अधिक वनस्पति पाई जाती है, जिसके लिए लोगों के लिए जो जीवन यापन के लिए न तो अच्छे से सुविधाएं होती हैं वहाँ पे और न ही वो सर्वाइव कर पाते हैं। अधिक बर्फीला एरिया होता है या फिर ठंडा क्षेत्र होता है वहाँ पे। फिर जो मैदानी एरिया वगैरह होता है ना वहाँ पे क्या है,
जैसे मैदानों में नदियाँ भी होंगी, कृषि कार्य भी कर सकेंगे हम, उद्योग धंधे भी स्थापित कर सकेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे नगरीकरण अधिक होगा और जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा। आगे है जलवायु। ऐसी जलवायु जहाँ पे सम जलवायु होगी वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, और जहाँ पे अधिक गर्म या फिर अधिक ठंडा क्षेत्र होगा वहाँ पे जनसंख्या कम होगी, घनत्व कम होगा। जैसे देखो ध्रुवों पर और जो 0 डिग्री इक्वेटर है ना वहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो विरल पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो है 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। तो वहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच अधिक है। क्यों? वहाँ पे जो जलवायु है वो अच्छी जलवायु है, वहाँ पे लोग सर्वाइव कर पाते हैं, और वो अपने उद्योग धंधे और कृषि वाला जो क्षेत्र है वो वाला उधर ही ज़्यादा होता है। और मान लो ध्रुवीय क्षेत्रों पे जाएं तो वहाँ पे बर्फ़ अधिक पड़ती है, और जो भूमध्य रेखा के आसपास है वहाँ पे वन क्षेत्र अधिक है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है। आगे है मृदा। मृदा भी इसके ऊपर प्रभाव डालती है। देखो क्या होता है कि जो भी जलोढ़ मृदा मान लो, तो जलोढ़ मृदा है तो उसमें कृषि अधिक हो सकती है, तो कृषि अधिक होगी तो जो लोग कृषि करते हैं वहाँ पे अधिक रहेंगे, तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व अपने आप बढ़ गया। और कृषि है तो वहाँ पे क्या होगा कि जो कच्चा माल मिलेगा तो आसपास के क्षेत्रों में उद्योग धंधे भी स्थापित हो सकते हैं। उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो वहाँ पे क्या है, जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। इसी तरह जो मरुस्थल हैं, चाहे ठंडे मरुस्थल हों चाहे गर्म उष्ण मरुस्थल हों, तो वहाँ पे क्या है जो मान लो मरुस्थलीय भाग है, उष्ण मरुस्थल है, वहाँ पे रेतीली धरती है, तो रेतीली धरती में न तो अच्छे से फसल होगी न ही वहाँ पे पानी है, तो इस कारण से वहाँ पे लोग भी कम रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व वहाँ पे कम है। आगे देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले है खनिज। देखो जहाँ पे भी खनिज होंगे ना वहाँ पे क्या होगा, खनिजों को निकालने के लिए वहाँ पे मजदूरों की संख्या अधिक होगी, कारखाने वगैरह अधिक होंगे, वहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो भी फिर अधिक होगा। देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, अलास्का के फेयरबैंक जो जगह है वहाँ पे सोने के निक्षेप हैं, यानी कि वहाँ से सोने की खानों से सोना निकाला जाता है, तो वहाँ पे एक नगर बस गया, उसका नाम है फेयरबैंक नगर। ठीक है। आगे है नगरीकरण। जहाँ भी नगरीकरण होगा, नगरीकरण का मतलब क्या है कि वहाँ पे सभी जो आवश्यक नीड होती है ना मनुष्य के जीवन के लिए, जैसे उद्योग वगैरह हो गए, स्कूल हो गए, और जो ये हमारे चिकित्सा के लिए जो केंद्र हो गए, सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी नगरों में, तो वहाँ पे लोगों को सुविधाएं सारी मिलेंगी ना, तो सारी सुविधाएं मिलेंगी तो अधिक जनसंख्या घनत्व होगा वहाँ पे। आगे है औद्योगिक विकास। जितना ही उद्योगों का विकास अधिक होगा तो वहाँ पे लोगों को रोजगार के साधन अधिक मिलेंगे, अधिक जनसंख्या है वो आके वहाँ निवास करेगी और जनसंख्या घनत्व भी बढ़ेगा। इसीलिए जो भी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं ना उनको बोलते हैं आर्थिक समृद्धि के द्वीप। एग्जाम्पल देखिए, जापान के कोबे, ओसाका प्रदेश, भारत का मुंबई, पुणे और ये वाले औद्योगिक प्रदेश जो भारत के मुंबई और पुणे वाले हैं, ये सारे क्या हैं, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इसी वजह से क्या है, मुंबई में भी क्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ऐसे ही जापान का जो ये वाला ओसाका वाला प्रदेश है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे उद्योगों का विकास अधिक होने से यहाँ पे भी जनसंख्या घनत्व अधिक है। आगे है प्रीवैन। प्रीवैन कैसे इनको प्रभावित करता है जनसंख्या घनत्व को। देखो परिवहन के साधन अधिक हैं तो जनसंख्या अधिक इधर उधर जा सकेगी, निवास कर सकेगी, कहीं दूर से आ सकेंगे। कहीं से मान लो जनसंख्या आके दूसरे स्थान पे बस जाए तो वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है ना। अगर मान लो वहाँ पे ये परिवहन के साधन ही नहीं है तो लोग वहाँ पे इजीली आ जा ही नहीं सकेंगे, तो जनसंख्या घनत्व नहीं बढ़ सकता। ऐसे ही देखो ये एक एग्जाम्पल लिखा है कि साइबेरिया में ना पहले जनसंख्या न के बराबर थी, और जब से ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन बिछी है ना तो वहाँ पे धीरे धीरे जनसंख्या का घनत्व बढ़ने लग गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि परिवहन जो है वो भी जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने में सहायक है। और परिवहन को हम क्या कहते हैं, परिवहन मार्ग को कहते हैं राष्ट्ररूपी शरीर में धमनियाँ। राष्ट्ररूपी शरीर की धमनियाँ कौन सी हैं, परिवहन मार्ग हैं। आगे देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में है सबसे पहले विस्थापन, कैसे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। देखो मान लो विस्थापन का क्या मतलब है कि हमारी इच्छा नहीं है और हमें वहाँ से खदेड़ दिया जाए और वहाँ से जाके हमें कहीं और रहना पड़े, तो ये होगा हमारा विस्थापन। तो विस्थापन यानी कि एक स्थान से जहाँ से हम गए हैं उस स्थान पे तो जनसंख्या घनत्व हो जाएगा कम, और जहाँ पर हम गए हैं ना, जहाँ पे जाके हम बस गए वहाँ का जनसंख्या घनत्व है बढ़ गया। तो जो विस्थापन है वो भी इस तरह से प्रभावित करता है कि जहाँ से लोग विस्थापित होंगे वहाँ पे तो जनसंख्या घनत्व कम हो जाएगा, और वो विस्थापित होकर जहाँ जाके बसेंगे ना वहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए,
यूरोप से ये यहूदी थे जो वो इजराइल चले गए, तो यूरोप का जनसंख्या घनत्व था वो तो कम हो गया और जो इजराइल का था वो अधिक हो गया। आगे देखते हैं श्रम का प्रवास। श्रम का प्रवास का मतलब क्या है, मान लो लोग हैं वो नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए या फिर मजदूरी करने के लिए गांव के लोग जाते हैं शहरों में, शहरों के लोग जाते हैं नगरों में, नगरों के लोग जाते हैं महानगरों में। तो इस तरह से ये लोग जाएंगे शहर, गांव से शहर में, शहर से नगरों में और नगरों से महानगरों में। तो ये कहलाता है श्रम का प्रवास। श्रम का प्रवास होगा तो क्या होगा, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। तो जिस स्थान से गए हैं यहाँ का गंतव्य है कम और जिस स्थान पर गए हैं यहाँ का गंतव्य हो गया है अधिक। मान लो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने जैसे गांव में रहते हैं और गांव में उन्हें जो रोजगार के साधन है वो नहीं मिल पाते, फिर वो शहरों में जाके बस जाएंगे। और शहरों वाले भी ऐसे होंगे जो बड़े बड़े जो नगर हैं वहाँ पे जाके नौकरी तलाशेंगे, फिर जो नगरों वाले हैं वो कुछ महानगरों में जाके बस जाएंगे। तो इसी तरह से जहाँ से जा रहे हैं वहाँ का जनसंख्या घनत्व हो गया कम और जहाँ पे जाके बस रहे हैं वहाँ का जनसंख्या घनत्व हो गया अधिक। ऐसे ही क्या हुआ था, एक एग्जाम्पल है देखो, मॉरिशस और फिजी में जो भारत के लोग हैं ना वो कंप्यूटर क्षेत्र में अग्रणी थे ना, वो जाके बस गए वहाँ पे। तो हमारे जो इंडियन जो कंप्यूटर के लिए जो गए हैं वहाँ पे, तो हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं वहाँ वो रहते थे, वहाँ का घनत्व कम हो गया ना, जनसंख्या घनत्व, और वो मॉरिशस में और फिजी में जाके बसे हैं तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक हो गया। तो इस तरह से प्रवास जो होता है ना, श्रम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाते हैं, वो भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं, ये देखिए राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कैसे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं, तो ये एक एक पॉइंट देखिए, 4-5 पॉइंट है। पहला देखो, रूस सरकार ने साइबेरिया के लोगों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए इनाम देने के लिए कहा। तो देखो ये राजनीतिक कारण था ना, कि राजनीतिक कारण से लोगों ने अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए बोला कि जनसंख्या को बढ़ाओ, और वहाँ पे जनसंख्या बढ़ी और उन लोगों को जिसने अधिक बच्चे पैदा किए उनको इनाम मिला। तो इस वजह से वहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या था, वो बढ़ गया। ठीक है, घनत्व पर इफेक्ट पड़ा ना। दूसरा है चीन और भारत में अधिक जनसंख्या है। ठीक है, पहले नंबर पे अब फिलहाल भारत चल रहा है, दूसरे पे चीन है। तो यहाँ की सरकारों ने क्या बोला कि ये जनसंख्या को रोकने के लिए ये जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि यहाँ पे मान लो जो जनसंख्या वो और अधिक बढ़ जाएगी तो जो रोजगार के साधन है वो भी कम होंगे और वहाँ पे रहने के लिए जो मकान वगैरह हैं उनकी जो धरती के लिए जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी। इस वजह से लोगों को जागरूक कर रही है सरकार। ठीक है, तो जो लोग हैं वहाँ पे कम बच्चे पैदा करेंगे तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व है वो अब कम हो जाएगा ना। आगे है भीड़ वाले क्षेत्रों में क्या हुआ कि जैसे जो दिल्ली है, दिल्ली में बहुत अधिक औद्योगिक क्षेत्र थे। ये दिल्ली है, यहाँ बीच में औद्योगिक क्षेत्र थे, तो यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा जनसंख्या आके बस गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, अधिक लोग रहेंगे तो यहाँ पे भीड़ भड़ाका सा हो गया, अधिक जनसंख्या घनत्व बढ़ गया। फिर सरकार ने क्या किया, यहाँ पे पोल्यूशन अधिक हो गया था, तो क्या बोला गया कि जो ये उद्योग धंधे ना इनको दिल्ली से बाहर शिफ्ट किया जाए। तो लोगों ने जो अपने उद्योग धंधे थे ना वो एनसीआर में आके यहाँ पे लगाने शुरू कर दिए। तो जो यहाँ की जो जनसंख्या थी वो भी तो वहीं पे चली गई ना जहाँ पे उद्योग धंधे हैं। तो इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जनसंख्या घनत्व था उस पर प्रभाव पड़ा फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था जनसंख्या का घनत्व, वितरण और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। एक बार फिर से देख लीजिए, जो जनसंख्या वितरण होता है वो क्या होता है कि किसी क्षेत्र पर जो जनसंख्या बसी हुई है ना वो है जनसंख्या का वितरण। फिर हमने पढ़ा जनसंख्या वितरण जो कि पहला था अक्षांशों के आधार पर, कि सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच 50% से भी अधिक है। फिर है 40 से 60 डिग्री जो अक्षांश है ना उत्तरी अक्षांश, वहाँ पे है 30% जनसंख्या। और जो ये 60 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वहाँ पे केवल 1% जनसंख्या पाई जाती है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें 10% जनसंख्या निवास करती है टोटल पॉपुलेशन का वर्ल्ड का। फिर हमने पढ़ा विकासशील और विकसित देशों के आधार पर जनसंख्या, जो कि विकासशील देशों में तो 75% जनसंख्या विश्व की, और जो विकसित देश है उनमें है 25% जनसंख्या। फिर हमने पढ़ा कि जो विकासशील देश है उनमें जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है ना, उसका कारण है जनांकीय संक्रमण की सेकेंड स्टेज। फिर है विकसित देशों में जो जनांकीय संक्रमण की जो लास्ट स्टेज है वो किस कारण से है, उसके कारण क्या प्रभाव पड़ा है, उसके कारण ये प्रभाव पड़ा कि वहाँ की जो विकसित देशों की जो जनसंख्या ना वो स्थायी हो गई है। फिर हमने पढ़ा जो रैंक थी हमारी जनसंख्या के अकॉर्डिंग देशों की, जो इसकी महाद्वीपों की जो रैंक थी, पहले नंबर पे एशिया है जिसमें लगभग 60% जनसंख्या है संसार की। दूसरे पर है अफ्रीका 14.78% जनसंख्या। फिर है यूरोप 10.8%। फिर है नॉर्थ अमेरिका 8.4% है।
साउथ अमेरिका में टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की 5.8%, ओशेनिया में 0.57%। फिर है भारत, ये देशों में जो जनसंख्या 2011 में सबसे अधिक किसमें थी, इस तरह से क्रम दिया हुआ है। सबसे पहले थी चीन जो कि 134.96 थी और अब हो गई है भारत की। उस टाइम पे 2011 में भारत था दूसरे नंबर पर 121.01 करोड़ जनसंख्या थी। फिर तीसरे नंबर पर था अमेरिका 31.67 करोड़ जनसंख्या थी। फिर था इंडोनेशिया 25.17 करोड़। फिर था ब्राज़ील 20.10 करोड़। फिर पाकिस्तान था 19.33 करोड़। फिर नाइजीरिया था 17.45 करोड़ से। फिर है फ्रेंड्स, जो इन देशों में विश्व की जो कुल जनसंख्या है ना, वो किस प्रकार से निवास करती थी। चीन में थी टोटल 19.27%, भारत में थी 17.32%। इससे ज़्यादा और कोई नहीं पूछता है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, जो विश्व के ये 10 देश हैं ना, उनमें टोटल जो जनसंख्या थी उसका 59% जो जनसंख्या है वो कौन से देशों में है, वो इन 10 देशों में थी। चीन में, भारत में, अमेरिका में, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, रूस, बांग्लादेश और जापान में। इनमें जो 6 देश थे वो तो अकेले एशिया के ही थे, जैसे चीन हो गया, भारत, ब्राज़ील हो गया, और ये बांग्लादेश हो गया, और हो गया ये नाइजीरिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। इस तरह से ये 6 देश थे, ये एशिया महाद्वीप के थे। आगे है, विश्व की जनसंख्या का 37% था वो केवल 2 देश थे एशिया के, जो कि चीन और भारत थे, और इनमें था विश्व की जनसंख्या का 256 करोड़ जनसंख्या थी टोटल, उसका विश्व का टोटल 37% था। आगे ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें हमने पढ़ा था कि विश्व के किस महाद्वीप में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही अधिक हैं। वो है अफ्रीका, जो कि विश्व की टोटल सबसे अधिक है, मृत्यु दर भी और ये क्या थी, जन्म दर भी। आगे था हमारा घनत्व, कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या होती है घनत्व, जो कि 3 प्रकार का होता है। अंकगणितीय घनत्व को हम निकालते हैं कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल के द्वारा। फिर कायिकीय घनत्व या फिर पोषक घनत्व है, उसको निकालते हैं हम किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य क्षेत्र के द्वारा। फिर हमने पढ़ा तीसरा कृषिगत घनत्व, जिसमें हमने पढ़ी इसको हम निकालेंगे कृषि में लगी कुल जनसंख्या बटे कृषि योग्य क्षेत्र। आगे है, हमने पढ़ा विश्व की जनसंख्या घनत्व था, जो 3 प्रकार का, सघन, मध्यम और निम्न। जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र थे वो थे जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, और उनमें सबसे पहले हमने पढ़ा मानसून एशिया, जिसमें 700 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग क्षेत्रफल के लोग रहते हैं। फिर हमने पढ़ा पश्चिमी यूरोप, जहाँ पे लोग जो खनन और उद्योगों में लगे हुए हैं। फिर यूएसए और कनाडा के भागों में जो नगरीकरण हुआ था, जो यूरोप से अटलांटिक सागर से होते हुए लोग यहाँ आके बसे थे, उस कारण से। फिर हमने पढ़ा कम जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं, जनसंख्या घनत्व है जो कम, जहाँ पे एक व्यक्ति प्रति वर्ग वाला जो क्षेत्र है ना, वो है कम जनसंख्या घनत्व। इसमें 4 क्षेत्र आए, जो कि पहला है उष्ण मरुस्थल, दूसरे थे अति ठंडे प्रदेश, तीसरे थे मरुस्थलीय या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, चौथा था विषुवतीय या फिर सघन वन वाले क्षेत्र, यहाँ पे था कम जनसंख्या घनत्व। फिर तीसरा हमने पढ़ा मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जो कि 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, वो है मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। फिर इसके बाद हमने पढ़ा जनसंख्या वितरण के लिए जो उत्तरदायी कारक है ना, वो पढ़े हमने, जिसमें सबसे पहले हमने भौगोलिक कारक में पढ़ा था जल की उपलब्धता, भू आकृति, जिसमें पर्वत पठार मैदान वाले थे, ये पढ़े। फिर हमने पढ़ा जलवायु, और फिर पढ़ा मृदा। ये किस प्रकार से भौगोलिक जो कारक है ना, ये कैसे जो जनसंख्या घनत्व है उसके लिए उत्तरदायी है, कहीं पे अधिक है कहीं पे कम है, उसके लिए ये सारे कारक जो हैं ये उत्तरदायी हैं। आगे है आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में हमने पढ़ा कि खनिज, जहाँ पे हम निकालते हैं ना, खनिज निकालते हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो अधिक जो जॉब्स हैं वो मिलती हैं उनको, वहीं पे आके बस जाते हैं और वो वहाँ पे रहने लग जाते हैं, जिससे वहाँ का घनत्व अधिक हो जाता है। नगरीकरण के कारण भी घनत्व अधिक होता है। तो जहाँ पर नगरीकरण हुआ है वहाँ पे तो पॉपुलेशन का जो ये घनत्व होगा वो अधिक होगा, और जहाँ से वो लोग आके बसे हैं वो वाला क्षेत्र है जिसको छोड़ के आए हैं, वहाँ पे उनका घनत्व कम हो जाएगा। फिर आगे हमने पढ़ा औद्योगिक विकास। जहाँ पे भी औद्योगिक विकास होता है वहाँ पे क्या होता है कि रोजगार अधिक मिलता है लोगों को, और वहाँ पे जॉब अधिक होगी तो वहीं पे आके बस जाएंगे, और इसी कारण से वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो बढ़ जाएगा। फिर हमने पढ़ा
परिवहन के कारण भी लोगों को सुविधा हो जाती है, इसीलिए वो वहाँ पे आके बसने लग जाते हैं, जिसके कारण वहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। फिर हमने पढ़ा सांस्कृतिक कारण और सामाजिक कारण। सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों के कारण कुछ ऐसा होता है कि लोग मान लो अपने स्थानों को छोड़ के और दूसरे स्थान पे जाके बस जाएँ, तो जिस स्थान को छोड़ के गए हैं ना, वहाँ पे तो जनसंख्या घनत्व कम होगा, और जहाँ पे बसे हैं वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो अधिक होगा। वो सामाजिक कारण भी हो सकता है, सांस्कृतिक कारण भी हो सकता है। कुछ लोग अपनी इच्छा से भी जा सकते हैं, और कुछ लोग सामाजिक मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि लड़ाई झगड़े हो जाएँ, दंगे हो जाएँ, इस वजह से भी छोड़कर जाना पड़ सकता है। ठीक है, आगे है श्रम का प्रवास। मान लो लोग हैं वो रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो भी जहाँ पे जाके बसेंगे वहाँ का घनत्व अधिक हो जाएगा। और राजनीतिक कारक भी होते हैं, जैसे जो सरकार होती है वो नए नए प्रलोभन दे देती है, जिसकी वजह से लोग किसी कोई सरकार तो होती है जो बच्चे अधिक पैदा करने के लिए बोलती है, कोई कम करने के लिए बोलती है। जैसे जहाँ पे जनसंख्या अधिक है वहाँ पे पॉपुलेशन को कम करने के लिए या फिर स्टेबल करने के लिए जो नए नए नियम बनाए जाते हैं, इस वजह से भी वहाँ का घनत्व जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा जनसंख्या घनत्व, वितरण और उसको प्रभावित करने वाले कारक। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।